स्वागत है बच्चों। जो आज क्लास है आपकी वो एप्लीकेशन पे चलने वाली है। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, ये हमारी किस पे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है विद्या केमी के नाम से। और जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते यानी कि आप क्या कर रहे हो यूज़, आप आईफोन यूज़ कर रहे होगे, है ना। अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करो तो आईफोन यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप स्टोर पे जाओगे आईफोन के, वहाँ पे क्लास प्लस के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी। क्लास प्लस, ठीक है, एप्लीकेशन किस नाम से मिलेगी, क्लास प्लस के नाम से मिलेगी, ठीक है। और क्लास प्लस के नाम से जो एप्लीकेशन मिलेगी उस पर वो आपसे एक कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड, ORG कोड मांगेगा। तो ये कोड है नेट जे एफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोड है। नेट जे एफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोड है अगर आप आईफोन पे क्लास प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो आज की क्लास है थोड़े से MCQ को करेंगे, MCQ के साथ डिटेल में करेंगे थोड़ा सा कि क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा एक, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, है ना, लग भी रहा होगा आवाज़ से। तो शुरू करते हैं क्लास अपनी आज की। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो आईफोन पे करें वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस की, और वहाँ पे वो क्लास प्लस पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। गुड मॉर्निंग रोहन, है ना। तो क्लास प्लस का कोड मांगेगा, तो क्लास प्लस का कोड क्या होगा, ये है ऑर्गेनाइजेशन कोड नेट जे एफ, जो आईफोन पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन तुमने वहाँ डाउनलोड कर ली होगी। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन पहला हमारा आज की डेट में कि भैया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगर आंसर पता है तो बताओ। ये बात की गई है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, यानी कि इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 19, गुड मॉर्निंग भूमि, इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ था कि भैया इससे डिसीजन लिया गया कि जो पावर ट्रांसफर है, नोट डाउन करते चलना, पावर ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ब्रिटिशर्स से जो दो कंट्री बनेंगे उनको, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो पावर्स का ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। यहां पे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस एक्ट को कब लागू किया गया, कब ये इफेक्ट में आया, क्वेश्चन ये है तुम लोगों का। तो आंसर दो, जो लोग आंसर दे रहे हो, अगर आंसर पता है तो आंसर दो। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये आया कहाँ पे था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है ये कहाँ पे आया था। ये आया था बच्चे ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया था। कहाँ पे आया था ये, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया था, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस डेट को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस डेट को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चा कब, आपका डेट थी 4 जुलाई 1947 को। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महारानी ने जो अपने साइन किए थे इस पे, यानी कि रॉयल एसेंट जो मिला था इसको, वो रॉयल एसेंट कब मिला था, वो रॉयल एसेंट मिला था इसको 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया तुमसे, हितेन ने आंसर दिया 26 जनवरी 1947। देखो बच्चा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इंडिपेंडेंस एक्ट है ना, स्वतंत्रता कब मिली, हमें पता है कि हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त को, लेकिन जो पाकिस्तान है वो कब बन गया था, 14 अगस्त को। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 14 अगस्त 1947 होगा, 14 अगस्त 1947 होगा भूमि। आंसर यहाँ पे क्या होगा, 14 अगस्त 1947 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसने ये नहीं पूछा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, उसने पूछा कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू कब हुआ। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू करने के बाद क्या होना था, दो कंट्रीज, मैंने जैसे यहाँ बताया इंडिया और पाकिस्तान, दोनों को पावर का ट्रांसफर करना था, ठीक है, दोनों को पावर का ट्रांसफर करना था। तो यहाँ इंडिया को जो पावर मिली वो 15 अगस्त में मिली थी, लेकिन पाकिस्तान को 14 अगस्त को मिल गई थी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर सही होगा वो क्या होगा, 14 अगस्त 1947। क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों को तुम्हें क्लियर हो गया होगा ये जो मैंने बोला है तुम्हें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 remains valid
इन द स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखो हमारे संविधान में जो है 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई है। एक आर्टिकल 352 में जिसको हम नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, एक आर्टिकल 356 में जिसको हम स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और एक आर्टिकल 360 जिसको हम क्या बुलाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं या वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है इसकी, ठीक है। तो इसको लगाएगा कौन, देखो इसके लगने के कारण क्या है, एक है कारण ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर और अदरवाइज, यानी कि इनमें से किसी भी कारणवश ये लगाई जा सकती है। यही 2 कारण दे रखे हैं। मीन्स यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक कि जो ये हमारा राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन को लगने का जो टाइम है, राष्ट्रपति शासन को जो कितने कारणों से लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है बच्चे 2 कारणों से, याद रखना ये 2 कारण है राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी को। यहाँ पूछा गया अधिकतम अवधि कितनी है, अधिकतम अवधि 6 मंथ है। देवराज ने आंसर दिया है 6 मंथ्स को। अब अगला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इसको कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है, ये बताओ जल्दी से, कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है, कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है, जल्दी से बताओ। कितनी बार एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, अनलिमिटेड नहीं, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बच्चा 3 साल तक, 3 इयर्स। कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 साल तक। वो नेशनल इमरजेंसी है जिसको अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एक्सटेंड किया जा सकता है। इसको जो एक्सटेंड किया जाएगा वो कितने साल तक, 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी मेकिंग पावर इज कन्फर्ड अपॉन, यानी कि संविधान के अनुसार कोई भी जो संधि है, संधि करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जो कंट्री का हेड होगा वही क्या कर पाएगा, वो जो कंट्री का हेड है वही क्या कर पाएगा, ट्रीटी कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रीटी की पावर है वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। सिंपल सा फंडा है कि ट्रीटी कर कोई भी सकता है, लेकिन फाइनल जो होगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट करेगा, और किसके रेटिफिकेशन के साथ, पार्लियामेंट के रेटिफिकेशन के साथ। यानी कि पार्लियामेंट को उसे बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये ट्रीटी कर रहा हूँ। अगर पार्लियामेंट उस ट्रीटी का अप्रूवल कर देता है, मीन्स प्राइम मिनिस्टर भी अगर ट्रीटी करके आ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के फाइनल सिग्नेचर जरूरी है। फॉरेन मिनिस्टर कोई ट्रीटी करके आ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के फाइनल सिग्नेचर जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक साथ में बात लिखी गई है कि पार्लियामेंट से पूछ के, पार्लियामेंट अगर कह देगा तो प्रेसिडेंट करेंगे ट्रीटी पे साइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चा क्या कहता है, हाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो कैसी हैं, संविधान के परे है, संविधान के अनुसार है, संसद के अनुसार है, या सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका, कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं क्या वो संविधान से परे हैं, या संविधान के अनुसार है, या संसद के अनुसार है, या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ही है। कैसे है संविधान के अनुसार, ऐसे समझो बच्चा, कैसे है संविधान के अनुसार, ऐसे समझो संविधान के अनुसार कैसे है कि जैसे तुम आर्टिकल 72 पढ़ोगे तो उसमें क्या दे रखा है, राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां दे रखी हैं। आर्टिकल 123 पढ़ोगे तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे रखी है। आर्टिकल 85 पढ़ोगे तो उसकी लेजिस्लेटिव पावर दे रखी है, यानी कि विधिक शक्तियां दे रखी है। तो ये कुछ आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है। तो जाहिर सी बात है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी होता क्या है, जैसे किसी भी कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही भारत सरकार को अपने पैसे के देख रेख के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो उसके लिए सीए का काम करेगा। वो कौन है? वो है सीएजी यानी कि कैग, जो उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया नियंत्रक और महालेखा लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन करता है नियुक्ति? सीएजी का जो आर्टिकल दे रखा है वो कौन सा दे रखा है बच्चा? 148 में दे रखा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कि जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है? 6 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बच्चा, कि यहां पे क्या बोला गया है कि जो सीएजी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। उनका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148 में साफ साफ कहा गया है कि उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट करेगा कितने टाइम के लिए या कितनी अवधि के लिए? ठीक है, कितनी अवधि के लिए? गुड मॉर्निंग आदर्श सर। ठीक है, कितनी अवधि के लिए करेगा? तो कितनी अवधि के लिए करेगा ये मान के चलो, वो जो अवधि होगी 6 साल या 65 साल की एज, दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसके कंटेक्स्ट में, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसके कंटेक्स्ट में है। तो हमारे भारत सरकार के पास 2 तरह के फंड हैं जो पैसा आता है उसके पास। एक तो आता है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम संचित निधि भी बोलते हैं। संचित निधि यानी कि जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो सारे का सारा यहाँ जाएगा। और दूसरा होगा कंटिंजेंसी फंड, या जिसको हम इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। कंटिंजेंसी फंड यानी कि इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। तो ये जो इमरजेंसी फंड है यानी कि ये वो पैसा है जहाँ से लोगों की सैलरी दी जाती है, और ये वो पैसा है जो हम इमरजेंसी के टाइम पे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 2 सेशन की बात की गई, 2 सेशन के बीच में मिनिमम गैप, कम से कम गैप कितना होना चाहिए? देखो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं बजट सेशन, और जो पार्लियामेंट का सबसे लंबा सेशन होता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, ठीक है, और तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो 3 सेशन में काम करता है। तो यहाँ पे इन 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप परमिशिबल है, यानी कि अगर हम मैक्सिमम गैप की बात करें तो मैक्सिमम है 6 मंथ्स, है ना, यानी कि 6 महीने, 6 मंथ्स। ठीक है, अगर मिनिमम गैप की बात करें तो मिनिमम है 3 मंथ्स। मिनिमम कितना है? 3 मंथ्स है, याद रखना ये चीज। ठीक है ना, तो 3 मंथ्स है। ठीक है, तो 3 मंथ्स कितना हो जाएगा? 90 डेज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 90 डेज हो जाएगा बच्चा इसका। 90 डेज। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन्स इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ। मंत्री परिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक उसे का विश्वास प्राप्त होता है। कब तक? जल्दी से बताओ, कब तक? कब तक है? जल्दी से बताओ, आंसर बताओ। मंत्री परिषद देखो यार, यहां पे बात की गई कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस मोशन की बात करा जाए या नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आएगा बच्चा? लोकसभा में आएगा। तो जब तक कॉन्फिडेंस किसका है उनके पास? लोकसभा का कॉन्फिडेंस है, तो तभी तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। पीएम नहीं है बच्चा, कॉन्फिडेंस किसका? अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव होते हैं ना, तो विश्वास किसका जीतना होगा? लोकसभा का विश्वास जीते रखना होगा उन्हें, तभी वो अपने पद पर कंटिन्यू रह सकते हैं। अगर लोकसभा में विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए तुम आर्टिकल याद कर सकते हो, आर्टिकल 75(3)
जो क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली, यानी कि सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? फॉर लोकसभा, ठीक है, यानी कि सामूहिक रूप से वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि इसीलिए लोकसभा का कॉन्फिडेंस, विश्वास जीतना जरूरी है उन्हें, अगर अपने पद पर बने रहना है तो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? टू होम द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना है? जल्दी से बताओ। मीन्स लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? देखो, जो तुम अगर देखा जाए तो आर्टिकल 93 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि लोकसभा के 2 अधिकारी होंगे जिसे हम स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बोलते हैं। आर्टिकल 94 में साफ साफ कहा गया है कि ये दोनों अपना जो इस्तीफा देंगे वो एक दूसरे को देंगे, यानी कि अगर स्पीकर है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर है तो वो स्पीकर को देगा। कौन से आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 94 में दिया है। कौन से आर्टिकल में पोस्ट दी है? आर्टिकल 93 में पोस्ट दी गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कहता है। हाँ, यहाँ पे रेसिडुअरी पावर की बात की गई है। अगर मैं अवशिष्ट शक्ति की बात करूं, रेसिडुअरी पावर की बात करूं, कि अगर भारतीय संविधान में 3 लिस्ट दी गई हैं, जैसे एक यूनियन लिस्ट थी जिसपे कानून बनाने का सारे अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एक स्टेट लिस्ट है जिसपे सारे के सारे कानून बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची भी बुलाते हैं बच्चा। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में इसको इस तरीके से मान के चलो आप कि जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसे इसमें 100 टॉपिक हैं, इसमें 61 है और इसमें 47 है, लेकिन काउंट करते हो तो 52 बैठते हैं। काउंट करते हो तो 52 बैठते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए आंसर तुम्हारे हिसाब से इसका? किसको दी जाएगी? गवर्नर्स को दी जाएगी। ठीक है, रेसिडुअरी पावर किसको दी जाएगी? गवर्नर्स को दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे? तो रेसिडुअरी पावर वो है अगर इन तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया और उस पर कानून बनाना पड़े। अगर इन तीनों लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया और उस पर कानून बनाना पड़े तो कौन बनाएगा? आज की डेट में हमारे यहाँ पे ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स नहीं थी। किसके पास? वाइस रॉय के पास पावर्स थी। कई बार यहाँ गवर्नर के अलावा तुम्हें वाइस रॉय भी ऑप्शन में आएगा, तो उस कंडीशन में तुम आंसर क्या लगा दोगे? वाइस रॉय लगा दोगे। तुम क्या लगा दोगे आंसर? वाइस रॉय लगा दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम? देखो, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या थी? जब 1764 का एक लड़ाई हुई जिसको हम जानते हैं बच्चा किस नाम से? बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, यानी कि बक्सर का जो युद्ध था उसके नाम से इसको जानते हैं। इस बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ था? 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसके बाद 1765 में एक ट्रीटी होती है। गुड मॉर्निंग पारस। पारस कुछ पूछना है क्या? पारस कुछ पूछना है क्या? तूने हैंड रेज किया था शायद। 1765 में क्या होता है? 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जिसमें क्या किया गया कि भैया एक डुअल गवर्नमेंट बनाई गई बंगाल में। एक डुअल गवर्नमेंट बनाई गई बंगाल में। जो डुअल गवर्नमेंट क्या थी? एक वो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और एक वो गवर्नमेंट जो क्या करेगी भैया? एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। जो क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था वो आया ईस्ट इंडिया कंपनी के जिम्मे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो आया नवाब के जिम्मे। ठीक है, तो ये जो डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला आदमी था, ये था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है,
और अपोजिट साइड कौन था? शुजाउद्दौला। हाँ हितेन क्या डाउट है बताओ बच्चा, हितेन क्या डाउट है बता बच्चा, बता हितेन क्या डाउट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और 1772 में 1772 में इस डुअल गवर्नमेंट को खत्म करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने की? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। समझ में आया? हितेन क्या डाउट है बच्चा बता। तो समझ में आ गया? जो मैं लिखवा रहा हूं इसको एज इट इज लिखते भी रहना साथ के साथ, बाकी तुम्हें एप्लीकेशन पर रिकॉर्डिंग तो मिल ही जानी है इसकी। तो मैं जो बता रहा हूं तुम्हें ध्यान से इसको याद रखना, ठीक है? समझ में आया? चलो, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज। द स्कीम ऑफ मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म, स्कीम ऑफ मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म। सर प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डिनेंस पास पेश करेगा पार्लियामेंट में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो कौन से आर्टिकल के अंडर पास होगा? अभी क्वेश्चन है हितेन, आगे क्वेश्चन है इसका भी शायद, अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो बता दूंगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन है इसका। ठीक है हितेन, 2 मिनट रुक बच्चा, इसका क्वेश्चन मैं बता दूंगा, है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, थोड़ा सा वेट कर, पता लग जाएगा अभी। और मैंने अभी बताया भी है पीछे, एक क्वेश्चन में बताया भी है, एक क्वेश्चन में मैंने पीछे बताया भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म की बात की गई है। देखो ऐसे मान के चलो कि जब 1858 का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो उसने क्या कहा कि भैया वाइसरॉय जो है वो सबसे निचले पायदान पर है, उनके नीचे गवर्नर्स होंगे। ठीक है, वाइसरॉय के ऊपर जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा फॉर इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा, इसके ऊपर आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके ऊपर आएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके ऊपर आएगा क्राउन। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर क्राउन है, और क्राउन का इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वाइसरॉय है। ठीक है, जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां पे आपने मिंटो रोड का नाम भी सुना होगा। तो मिंटो जो थे वो इंडिया के वाइसरॉय थे, मिंटो जो थे वो इंडिया के वाइसरॉय थे, और मोर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। वो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में बेसिकली हुआ क्या था कि इसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। इसने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी कि मुस्लिम्स को हम क्या कर देंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। ठीक है, चलो बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39A की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 39A जो है, आर्टिकल 39A जो है उसकी बात की गई है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है बताओ जल्दी से। देखो किस में है? डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 42 अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का। ठीक है, तो इसमें बात की गई है फ्री लीगल एड की, कि सबको क्या दिया जाएगा? जो न्याय है या जो लीगल एड है, जो न्यायिक सहायता है, वो सबको फ्री दी जाएगी। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तुम्हें पता ही है, आर्टिकल 21A में है, आर्टिकल 21A में है, जिसे हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और ऐसा कोई राइट हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया?
हाँ पारस, इसका ए ही है, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? देखो जो यूपीएससी वगैरह ना, इससे कुछ आर्टिकल याद रखो, एक 312, 315, 316 और 317, ये 4 आर्टिकल याद रखो। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो तुमसे यहीं से पूछे जाते हैं, अगर यूपीएससी से पूछे जाएंगे। तो 312 में क्या दे रखा है बच्चा? ऑल इंडिया सर्विसेज दे रखा है, ऑल इंडिया सर्विसेज दे रखा है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस आईपीएस, ठीक है। 315 में क्या दे रखा है? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इनके बारे में बात की गई है कि इनका गठन किया जाएगा, इनका गठन किया जाएगा, ठीक है, इनका गठन किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है? इसमें रिमूवल दे रखा है कि इनका क्या करना है भैया? रिमूवल करना है। तो अगर मैं तुमसे यहां क्वेश्चन पूछूं तो 316 में अपॉइंटमेंट की पावर दी गई है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चा, याद रखना। हाँ एक चीज और याद रखना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा भैया? अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। यूपीएससी और एसपीएससी का तो कौन करेगा? यूपीएससी और एसपीएससी का तो प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उनका अपॉइंटमेंट करेगा भैया हमारा गवर्नर। और रिमूवल दोनों का, रिमूवल सबका कौन करेगा? रिमूवल सबका प्रेसिडेंट करेगा, किसी भी लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य का हो, चाहे संयुक्त राज्य हो और चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। फाइनेंशियल बिल की बात की है, फाइनेंशियल बिल कौन से आर्टिकल में दिया है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। बढ़िया पारस, बहुत बढ़िया यार। आर्टिकल 117 में दिया गया है, ठीक है। 110 में मनी बिल दिया गया है, 110 में मनी बिल दिया गया है, ठीक है। यहां पूछा गया आर्टिकल 19 इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, कौन से आर्टिकल से सस्पेंड होता है? देखो नेशनल इमरजेंसी में 352 में नेशनल इमरजेंसी लगेगी जिसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। इन दो आर्टिकल को छोड़ के आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन तुमसे? कि भैया क्वेश्चन ये पूछा गया कौन से, है ना, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया तुमसे कि कौन से आर्टिकल से इसको खत्म किया जाता है। तो देखो 19 को खत्म किया जाता है आर्टिकल 358 से, और बाकी जो आर्टिकल है मींस एक्सेप्ट 20 और 21, एक्सेप्ट 20 और 21 ऑल फंडामेंटल राइट्स 359 से। क्लास में मैंने पढ़ाया है, अगर क्लास में दिया ध्यान दिया होगा तुमने तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। पारस पढ़ाई कर ले, पढ़ाई। समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा?
चलो, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है कि कौन से शेड्यूल में दिया गया है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका, कौन से शेड्यूल में दिया गया है, जल्दी से बताओ। फिफ्थ शेड्यूल में, बिल्कुल सही बात है, फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, कुछ अधिनियमों सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। सेवंथ शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है, जल्दी से बताओ, थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है, बताओ जल्दी से, थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है। ओथ है, पक्का पक्का भाई पक्का। शपथ, बिल्कुल सही बात है। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया, ओथ, शपथ दी गई है। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस की शपथ नहीं दी गई, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ नहीं दी गई है। प्रेसिडेंट की जो शपथ दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 60 में, और वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ दी गई है वो दी गई है आर्टिकल 69 में। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची में म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका की बात की गई है, जल्दी से बताओ। और साथ के साथ एक चीज और बता देना, कितने सब्जेक्ट दिए गए म्युनिसिपैलिटी में, कितने सब्जेक्ट दिए गए, कितने विषय हैं म्युनिसिपैलिटी के, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर। बारह में दिया गया म्युनिसिपैलिटी, इसमें पंचायत दिया गया है, 9 अभी बताया ही था और 7 भी अभी बताया ही था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो दिए गए म्युनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट दिए गए और पंचायत में 29 सब्जेक्ट दिए गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बिल्कुल हर्ष, 18 सब्जेक्ट है, शाबाश। पारस, पढ़ाई कर ले पढ़ाई, ठीक है। चलो बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 में अगर स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है तो स्टेट इमरजेंसी लगाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि जो राष्ट्रपति शासन है वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि उसकी न्यायिक पुनरावलोकन कराया जा सकता है यदि उसे गलत तरीके से लगाया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उसकी न्यायिक पुनरावलोकन कराया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है लेकिन राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद। ऑप्शन ए बी सी डी दोबारा सुनो। ऑप्शन ए क्या कहता है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि यदि उसे गलत तरीके से लगाया गया है। ऑप्शन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। डी कहता है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा बच्चा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। मींस राष्ट्रपति शासन अगर लगा है, उत्तराखंड में एक बार राष्ट्रपति शासन लगा था अभी रिसेंटली में, मतलब लगभग 2-3 साल हो गए। 2-3 साल पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था
तो वो गलत तरीके से लगाया गया था, तो उसे वहां की कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू किस कंडीशन में होगा, अगर उसे गलत तरीके से लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ जल्दी से क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा। बी बता रहे हैं आंसर बच्चे। देखो पार्ट 13 में जाओगे, है ना, कहाँ जाओगे आप, अगर पार्ट 13 में जाते हो, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 13 में जाते हो, तो वहां पे बात की गई है इंटर स्टेट ट्रेड की, यानी कि अंतरराज्य व्यापार की बात की गई है वहां पे। तो पार्ट 13 का आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल से, 301 से 307 तक, ठीक है। यहाँ 301 में तो परमिशन दी गई है, 301 में तो परमिशन दी गई है, और रोक जो लगाई गई है वो लगाई गई है 302 में। जो रोक लगाई गई है वो लगाई गई है आर्टिकल 302 में, याद रखना है चीज। आपसे पूछा है परमिशन कौन सा आर्टिकल में दी गई, 301 में, और जो रोक लगाई गई है वो लगाई गई है 302 में। चलो अगला क्वेश्चन, By 42 Amendment Act, the preamble of Indian Constitution has amended it. मीन्स जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट, एक जोड़ा गया था सेकुलर, और इंटीग्रिटी, एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। तो क्वेश्चन ये है कि ये 3 शब्द कितनी जगह जोड़े गए थे। क्वेश्चन ये है कि ये 3 शब्द कितनी जगह जोड़े गए थे। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा इसका, कि ये 3 शब्द कौन कितनी जगह पर जोड़े गए थे। क्वेश्चन ये है हमारा। बी बिल्कुल सही बात है, 2 जगह पर जोड़े गए थे। 2 जगह पर कितनी बार अमेंड हुआ है, 1 टाइम अमेंड हुआ है। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, कितनी बार संशोधित किया गया प्रीएम्बल को, 1 बार, ठीक है। कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द। कितनी जगह जोड़े गए थे, 2 जगह, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 2 हाउसेस, ठीक है, यानी कि यहां बात की गई है विधान परिषद की, कितने राज्यों में, मीन्स इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस राज्य में 2 हाउस है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जल्दी से बताओ। कर्नाटका, बिल्कुल सही बात है, कर्नाटका में है। कर्नाटका के अलावा अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो देखो यूपी में है, ठीक है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, और महाराष्ट्र में है। इन 6 जगह बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, इन 6 जगह बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। समझ में आ गया पॉइंट। चलो आगे देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है राज्य की परिभाषा। तो वो जो राज्य की परिभाषा है, वो जो राज्य की परिभाषा है, नहीं वेस्ट बंगाल वाली अभी नहीं बनी देवराज, अभी नहीं बनी। आंध्र प्रदेश की खत्म नहीं हुई अभी, और वेस्ट बंगाल वाली बनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, 12 में क्या बोला गया, स्टेट, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सबको स्टेट बोला गया है। तो अनुच्छेद 12 के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा इसका। देखो CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, ये तो
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये तो स्टेट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो ये भी स्टेट है, यूपीएससी तो है ही, ये भी स्टेट है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन से कोई लेना देना नहीं है सरकार का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 97 अमेंडमेंट एक्ट। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9B देखें, पार्ट 9B देखें, उसमें 97 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो 9B में क्या ऐड किया गया था बच्चा, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया था। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2 पार्ट में और ऐड किया गया है, पार्ट 3 के आर्टिकल 19 में, है ना, और पार्ट 4 डीपीएसपी में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 3। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का गठन किसके द्वारा किया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो भारत के पुराने राज्य हैं उनके नाम, सीमा व क्षेत्रों में अगर आपको परिवर्तन करना है तो किसके हिसाब से होगा, आर्टिकल 3 के हिसाब से होगा, और वो कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कैसी मेजोरिटी से होगा, सिंपल मेजोरिटी से। यानी कि कैसी मेजोरिटी चाहिए भैया, किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 123, हितेन तेरा आंसर है बच्चा, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 123 है कि जो राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि अगर 112 से लेके 124 के बीच का 124 के बीच का कोई आर्टिकल दे रखा है तो उसमें प्लस 89 कर दोगे तो तुम्हें स्टेट का आर्टिकल मिल जाए, 89 90 कर दोगे, प्लस 90 कर दोगे तो तुम्हें स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 123, ठीक है, 123 में प्लस 90 करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 213 मिल जाएगा। तो 213 में किसकी पावर दी गई है, राज्यपाल की पावर दी गई है, यानी कि गवर्नर की पावर दी गई है। याद रखना ये चीज़, 213 में किसकी पावर दी गई है, गवर्नर की पावर दी गई है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए क्लास में मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई है, अगर कल ठीक होती तो कल थ्योरी पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, मेरी तरह जुकाम मत लगा लेना, ठंड मत कर लेना। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।